हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे आनुवंशिकता हेरिडिटी पर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ शब्दावली के विषय में बताया था, साथ ही आनुवंशिकता की नींव कैसे पड़ी और क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा गया, इस पे मैंने चर्चा पहले वीडियो लेक्चर में की थी। तो आज हम देखेंगे कि जो हेरिडिटी है इसमें क्या 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो कौन कौन से मेंडल के वो 3 नियम हैं। साथ ही हम देखेंगे कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे और उन्होंने मटर के पौधे में कौन से 7 विपरीत लक्षण चुने थे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो अगर हम बात करें मेंडल की सफलता के कारण, तो उनमें आपको पता है कि यहाँ पे खास रूप से उनमें कई तरह के रीजन थे। तो जो सबसे पहला रीजन था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया और ये एक वार्षिक पौधा होता है, अर्थात एनुअल प्लांट होता है, जिसका जो जीवन काल होगा 3 से 4 माह का ही होता है। तो बहुत कम समय में ये जो मटर का पौधा होगा, पी प्लांट होगा, वो 3 से 4 महीने के अंदर ही तैयार हो जाता है। अर्थात जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे वो 3 से 4 महीने में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। साथ ही मटर के पौधे के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं ये आसानी से देखे जा सकते हैं, मतलब इनमें जो भी प्रभावी या प्रभावी लक्षण की हम बात करते हैं, तो जो 7 विपरीत लक्षण हैं वो आसानी से इसके अंदर देखे जा सकते थे। ये भी एक रीजन था। इसके साथ अगर हम बात करें, जो तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण था, तो जो भी प्रभावी या फिर अप्रभावी लक्षण थे उन्हें आसानी से देखा जा सकेगा। साथ ही अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो मटर के पौधे के अंदर स्वपरागण की क्रिया, अब ये स्वपरागण क्या होता है, मतलब जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है सेम फ्लावर के अंदर होती है, उसके लिए किसी दूसरे फ्लावर की, किसी दूसरे पुष्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसकी एक और ख़ास वजह होती है, इसमें जो पर परागण की क्रिया होती है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसे भी ईजिली कराया जा सकता है। तो मटर के पौधे के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया भी आसानी से कराई जा सकती है। साथ ही मेंडल साहब ने क्या किया कि जो भी विपरीत लक्षण थे या फिर जो भी कैरेक्टर, जो भी रिजल्ट उनका खास रूप से उनकी स्टडी के दौरान आ रहा था, जो भी परिणाम उनको प्राप्त हो रहा था, वो सभी का वो आसानी से अवलोकन कर पा रहे थे और उन्हें सिंबल्स के रूप में, प्रतीकों के रूप में, या फिर उनके लिए कुछ विशेष शब्दों का उपयोग किया, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स का उपयोग किया। उनके आधार पे ये क्या करते हैं कि आनुवंशिकता की जो भी नींव होती है उसे रखते हैं। और इन्होंने अपने निष्कर्षों के आधार पे कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम बताए, जिसके आधार पे हम लोग जेनेटिक्स में क्या टोटल इसका कॉन्सेप्ट है इसे समझ सकते हैं। तो इस बिहाफ पे हम देखेंगे कि ये सारे कुछ, और मैंने एक रीजन और बताया था कि जो मेंडल थे इन्हें गणित और प्रकृति विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। तो गणित प्लस प्रकृति विज्ञान, जो नेचुरल साइंस थी, इसका अच्छा ज्ञान था प्रकृति विज्ञान का, इस कारण से भी इन्हें सफलता आसानी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों का जो अवलोकन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इस वजह से ये जल्दी सफल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि जो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों में 7 तरह के विपरीत लक्षण लिए थे, वो 7 कैरेक्टर लक्षण क्या हैं और कौन कौन से थे। तो आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो मेंडल साहब ने जो मटर का पौधा लिया था, पाइजम सटिवम जिसे बोलेंगे, तो उसके अंदर 7 विपरीत लक्षणों को चुना था। तो अगर उन 7 विपरीत लक्षणों को हम देखें तो उनमें खास रूप से कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लक्षणों की, तो एक लक्षण वाला कॉलम हम बना लेंगे और उसके बाद एक होगा प्रभावी लक्षण और इसी के साथ एक होगा अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये 3 तरह के कॉलम इसमें हम लोग खास रूप से उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो तने की लंबाई होती है, तने की लंबाई, तो जो तने की लंबाई थी, एक पौधा क्या था, पूरी तरह से लंबा था, शुद्ध लंबा था, जबकि दूसरा पौधा क्या था, बौना था। तो दूसरे पौधे का जो तना था वो बौना था। इसी तरह से अगर हम देखें जो बीज का आकार है, वो बीज का आकार कैसा था, बीज के आकार की बात करें तो एक बीज का आकार जो प्रभावी वाला लक्षण था वो गोल था और साथ ही ये क्या था, झुर्रीदार, या फिर आप कह सकते हैं पिचका हुआ। तो झुर्रीदार मतलब इस तरह का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, और यहाँ पे बिल्कुल गोल सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे कैरेक्टर। इसी तरह से अगर हम लोग देखें जो फूल की स्थिति थी, फूल की स्थिति की बात करें तो एक अक्षीय था,
मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ, और एक कक्षस्थ था। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए कि जो फ्लावर होंगे ये बिल्कुल एक्सिस पे ग्रो करेंगे, और एक होगा जो ऐसे बगल में ब्रांच पे ग्रो करेगा। तो दो तरह के अपोजिट कैरेक्टर लिए गए थे। इसी तरह से चौथे की बात करें तो बीज का आकार हुआ है, बीज का रंग अभी नहीं हुआ है। बीज का रंग, अगर रंग की हम बात करें तो इसमें जो हरा रंग होगा वो प्रभावी होगा, और जो पीला रंग होगा वो अप्रभावी होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें पांचवें कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फली होती है, अर्थात जो पॉड का शेप होता है, फली का आकार जो होगा, आकार की बात करें तो फली का आकार कैसा होता है, फूला हुआ। एक जो मटर का पॉड होती है, मटर की फली होती है, उसका आकार फूला हुआ होगा, और एक होगा पिचका हुआ या फिर दबा हुआ, जो भी कहिए, दबा हुआ। तो इस तरह से ये अपोजिट कैरेक्टर है। इसी तरह से छठवें लक्षण की बात करें तो जो फली का रंग होगा, इसका जो रंग होगा ये कैसा होगा, हरा होगा, साथ ही ये कैसा होगा, पीला होगा। इसी तरह से सातवें कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फूल की स्थिति हुई है, फूल का रंग नहीं हुआ है। तो फूल का रंग देख लेते हैं। फूल के रंग की अगर हम बात करें तो इसका जो रंग होगा बैगनी होगा, या फिर लाल कह सकते हैं आप, बैगनी या फिर लाल कलर, और दूसरे में हो जाएगा सफ़ेद। तो ये इसके 7 विपरीत लक्षण। इस तरह से मेंडल साहब ने अपने जो मेंडल्स लॉ है या फिर जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, वंशागत का जो नियम है, उसके अंतर्गत ये 7 तो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो बीज का रंग है, ये वाला चौथा पॉइंट, जो बीज का रंग है, आप ये हरा और पीला देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 7 तरह के ये अपोजिट कैरेक्टर्स, 7 के 7 अपोजिट कैरेक्टर, तो ये सभी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और ये सभी क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण है, जो F1 जनरेशन के अंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए। इसके साथ ही हमने अभी आपको शायद फिनोटाइप और जीनोटाइप के विषय में नहीं बताया था, दृश्य रूप और जीन रूप क्या होता है, तो उसे भी देख लेते हैं। जो शब्दावली यूज की गई थी उसमें एक छूट गया है, दृश्य रूप और जीन रूप, तो उसे भी आप देख लीजिए। अब ये दृश्य रूप क्या होता है, दृश्य का मतलब जो दिखता है, दृश्य रूप इसे बोलेंगे फिनोटाइप। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। अब ये क्या होता है, अब ऐसा लक्षण जो किसी जनरेशन के अंदर दिखाई देता है, चाहे वो F1 जनरेशन हो, F2 जनरेशन हो, P जनरेशन हो, जो भी हो, तो उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, अर्थात उसमें खास रूप से उसकी जो आकारकी होगी वो अगर दिखाई देती है जिस भी तरह की, तो उसे हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल T स्मॉल t की, तो ये जो पौधा होगा ये कैसा होगा भाई, संकर लंबा होगा। कैसा होगा, संकर लंबा। अब संकर लंबा होगा अर्थात इसके अंदर केवल लंबेपन का लक्षण दिखेगा, तो ये जो लंबेपन का लक्षण दिखा इसी को कहेंगे दृश्य रूप, फिनोटाइप। मतलब जो कैरेक्टर दिख रहा है उसी को क्या कह रहे हैं, उसका फिनोटाइप। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, तो ये भी कैरेक्टर दिख रहा है शुद्ध लंबा जैसा, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, फिनोटाइप। या फिर हम बात कर लेते हैं स्मॉल टी की, तो ये भी कैरेक्टर दिख रहा है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, फिनोटाइप। शुद्ध बौना लक्षण है, तो ये भी क्या कहा जाएगा, इसका फिनोटाइप। इसी तरह से अगर हम बात करें कैपिटल आर की, तो ये क्या होगा, लाल होगा, शुद्ध लाल होगा जो कलर होगा, तो ये शुद्ध लाल है, तो इस वजह से इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फिनोटाइप। इसी तरह से जैसे कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर की बात करें तो ये संकर लाल होगा ना, तो संकर लाल होगा अर्थात हाइब्रिड रेड होगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या होगा, रेड कलर डोमिनेंट है, तो ये इसका क्या होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो होगा इसका फिनोटाइप। इसी तरह से ये क्या होगा, हरे कलर का होगा, लाल है तो इसका जस्ट अपोजिट स्मॉल आर किसके लिए है, हरे के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हरा कलर इसका फिनोटाइप हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पे, तो ये पहला हो गया, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जीन रूप की, तो ऐसी स्थिति में जीन रूप क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जीन रूप क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। तो जीनोटाइप इसका क्या होता है, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर हैं।
यहाँ पे जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, एक जीन इसका डोमिनेंट है तो दूसरा इसका रिसेसिव है। तो ये जो डोमिनेंट जीन है इसी की वजह से फिनोटिपिक कैरेक्टर दिख रहा है, या फिर ये जो रिसेसिव जीन है इसी की वजह से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन के अंदर दिख रहा है। तो इसके जो जीन हैं यही इसके क्या कहे जाएंगे, जीन रूप, जीनोटाइप कहे जाएंगे। कहने का मतलब कि जो दिख रहा है, जो इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर दिख रहा है, उसका क्या वजह है, उसकी क्या वजह है, उस वजह को हम लोग कहेंगे उसका जीन रूप। अर्थात इसका जो कैपिटल आर इसका जो गैमिट होगा, जीन होगा, उसी को इसका जीन रूप कहा जाएगा। यहाँ पे इसको ये सब इसके क्या हैं, जीन रूप हैं। तो दिखने वाला कैरेक्टर, उसका दृश्य रूप, फिनोटाइप, और उसकी किस वजह से वो दिख रहा है, उसकी जो वजह होगी उसको कहेंगे उसका जीन रूप, अर्थात जीनोटाइप कहेंगे। तो इस तरह से आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी क्लियर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे जो मेंडल के नियम हैं। तो खास रूप से मेंडल ने 3 तरह के नियम दिए हैं, उन नियमों की हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मेंडल का सबसे पहला नियम है उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या है, आइए देख लेते हैं। तो अगर हम पहले नियम की बात करें तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी को क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। अब ये प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो प्रभाविता का नियम का मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि प्रभावी अप्रभावी लक्षण, तो पहली पीढ़ी के अंदर दिखाई देने वाले लक्षणों को प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रभावी कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम चर्चा करें कैपिटल टी और स्मॉल टी का अगर हम क्रॉस करा दें, अगर इन दोनों का क्रॉस करा दें तो ऐसी स्थिति में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ कराया तो ये वाला रिजल्ट आया। सेम अब पहले का हम क्रॉस दूसरे वाले के साथ करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। सेम यही प्रक्रिया दूसरे कैपिटल टी के साथ हमें दोहरानी है, रिपीट करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इसी तरह से इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इसे हमने क्या कहा था, पी जनरेशन, अर्थात ये कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। जनक का मतलब माता पिता से है ना, तो ये जनक पीढ़ी हो गई। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, अर्थात ये कौन सी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी। इसे क्या बोलेंगे, पहली पीढ़ी। तो ध्यान दीजिए कि पहली पीढ़ी के अंदर जो पौधे हैं, सभी पौधे कैसे आ रहे हैं, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त हो रहे हैं। सभी पौधे संकर में यहाँ पे छोटा सा रहेगा तो संकर लंबे रहेंगे, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होंगे हमें F1 जनरेशन के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि केवल यहाँ पे जो प्योर टाल कैरेक्टर है, शुद्ध लंबा, ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा है। तो पहला जो पौधा है शुद्ध लंबा है, दूसरा वाला क्या है भाई, शुद्ध बौना है। तो जब हम शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से करेंगे तो जो पहली पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी के अंदर हमें क्या दिखेगा, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा। तो मेंडल ने जनरली एक निष्कर्ष निकाला कि यदि हम एक प्रभावी और एक प्रभावी तथा दूसरे अप्रभावी दोनों लक्षणों के बीच में अगर हम क्रॉस करेंगे, संकरण कराएंगे, तो जो पहली पीढ़ी होगी, जो F1 जनरेशन होगी, उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा। और इसी को उन्होंने क्या कहा, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया। तो जब हम दो विपरीत लक्षणों के बीच में, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक गुण संकरण है, अर्थात एक ही विपरीत गुण है। ध्यान दीजिए, शुद्ध लंबा, लंबेपन की केवल बात हो रही है, शुद्ध बौना अर्थात केवल बौनेपन की बात हो रही है। तो जब हम लंबे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। और इसी को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक लंबा व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब ये लड़का या लड़की जो भी है, अगर इसका विवाह हम एक बौने व्यक्ति के साथ करें, एक नाटे के साथ कर दें, तो इनके जो बच्चे होते हैं पहली पीढ़ी के F1 जनरेशन के, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। अर्थात इनके अंदर केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता है। ये निष्कर्ष, इनका पहला निष्कर्ष ही
पहला नियम इनका कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, या फिर इसी को कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सेकेंड लॉ की, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर उसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो इसे कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसी को हमने क्या कहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसे कहेंगे पृथक्करण का नियम। ठीक, अब ये पृथक्करण का नियम, या फिर इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें जनरली हमें क्या करना है कि जो हमने F1 पीढ़ी में, जो पहली पीढ़ी के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं, F1 जनरेशन के अंदर सभी पौधे क्या आते हैं, संकर लंबे। तो मेंडल साहब क्या करते हैं कि जो पहली पीढ़ी के पौधे थे, जो संकर लंबे पौधे हैं, इन्हीं के बीच में वो पुनः स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन किसके बीच में होता है, पहली पीढ़ी के बीच में कराया जाएगा। एक तरह से जो पहली पीढ़ी होगी इसके बीच में हम स्वपरागण कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, स्वपरागण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्रॉस करा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा कैपिटल टी। तो दोनों पौधे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये पौधा क्या है, पूरी तरह से शुद्ध लंबा है। जब इसका क्रॉस हम इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इसका क्रॉस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। और इसका क्रॉस लास्ट वाले के साथ करेंगे तो एक तरह से क्या परिणाम आएगा, स्मॉल टी आएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि शुद्ध लंबा है, और ये वाला पूरा कैरेक्टर क्या है, शुद्ध बौना है, और ये दो क्या हैं, संकर लंबे हैं। तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन है, जो दूसरी पीढ़ी है, इसे बोलेंगे F2 जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। इसे क्या बोलेंगे, दूसरी पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या था, सभी पौधे संकर लंबे थे, अर्थात पूरी तरह से वो हाइब्रिड थे। जबकि जो दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत सभी पौधे क्या हैं, संकर लंबे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा हमें पुनः प्राप्त हो जाता है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। तो अब आप पहले नियम को देख लीजिए फिर से एक बार। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब जो जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी में शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये दो तरह के कैरेक्टर लिए गए थे। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लक्षण लिया गया था, और F1 पीढ़ी के अंदर केवल लंबेपन का लक्षण ही दिखा था, बौनेपन का लक्षण नहीं दिखा था। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ पे F2 जनरेशन की दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो जब हम दो संकर पौधों के बीच में, या फिर सिंपल एक ही संकर पौधा होगा, एक हाइब्रिड प्लांट होगा, उसमें अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्वपरागण कराने पर क्या होगा कि एक पीढ़ी जो एक पौधा होगा, इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो 25% पौधे क्या होंगे, प्योर टाल होंगे, और 50% जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, एक तरह से प्योर हाइब्रिड होंगे, और जो 25% प्लांट होंगे वो प्योर ड्वार्फ होंगे। तो 25% पौधे शुद्ध लंबे, 50% पौधे संकर लंबे, जबकि 25% पौधे क्या होंगे, शुद्ध बौने प्राप्त होते हैं। अब इसको हम रेशियो के तौर पे अगर देखें तो ये जो तीन पौधे होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये शुद्ध लंबा, ये दो संकर लंबे। तो लेकिन अगर जो लंबा है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे संकर हो, तो ये तीनों के तीनों हमें पौधे लंबे ही दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में तीन पौधे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से लंबे दिखाई देंगे, जबकि एक पौधा हमें पूरी तरह से बौना दिखाई देगा। तो 3:1, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा दृश्य रूप। दृश्य रूप का मतलब क्या हुआ, इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें इसके जीन रूप की, तो एक पौधा पूरी तरह से शुद्ध लंबा होगा, दो पौधे संकर लंबे होंगे तो 1:2 हो गया, जबकि एक पौधा शुद्ध बौना ही होगा तो 1:2:1 हो गया। ये इसका क्या हो गया, जीन रूप, अर्थात जीनोटाइप। तो इसका जो दृश्य रूप है वो 3:1, जबकि इसका जो जीन रूप है वो 1:2:1 आ रहा है। तो अब हम इस नियम पे ध्यान देते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है,
पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब हुआ अलग हो जाना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधे दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। और इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो आप ध्यान दीजिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा हमने कहाँ पर लिया था, जनक पीढ़ी के अंतर्गत हमने लिया था। यहाँ पे ये दोनों पौधे क्या थे, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने थे। और दूसरी पीढ़ी में भी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा पूरी तरह से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से 2 नियम मेंडल के कंप्लीट हो गए। अब हम चर्चा करेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो जो तीसरा नियम है वो थोड़ा सा इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहला नियम है और जो दूसरा नियम है, ये एक गुण संकरण पर आधारित है, अर्थात पूरी तरह से इसमें केवल एक ही विपरीत कैरेक्टर को लिया जाता है। जबकि जो दूसरा नियम है मेंडल का, उसमें 2 गुणों को सिलेक्ट करेंगे। तो एक तरह से तीसरा नियम कहा जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे बोलेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे देख लेते हैं। ये भी बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम इस तरह से एक वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग बनाएंगे और इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 4 खाने बना देंगे। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 लाइन हम खींचेंगे तो 1 2 3 4 हो गया। सेम इसी तरह से इधर भी करेंगे, तो 1 हुआ, 2 हुआ और यहाँ पे एक और खींच देंगे तो 3 हो गया ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 इधर ऐसे भी हुआ। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें 4 खाने इस तरह से तैयार कर लेने हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल Y और कैपिटल R लिख देना है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, कैपिटल Y स्मॉल r कर देना है, या फिर हमें अभी स्मॉल y और कैपिटल R कर देना है। लास्ट में हम दोनों स्मॉल y स्मॉल r लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इस साइड भी सेम यही कैरेक्टर इधर भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल Y कैपिटल R लिख दिए, फिर उसके बाद हम कैपिटल Y स्मॉल r लिख दिए, फिर उसके बाद हम स्मॉल y लिखेंगे और कैपिटल R लिखेंगे। लास्ट में हम स्मॉल y और स्मॉल r लिख देंगे। ओके, ये वाला इधर जो पूरा कैरेक्टर होगा ये मेल अर्थात हो जाएगा, ये एक तरह से नर पौधों के लिए या नर पुष्प के लिए, और इधर वाला हो जाएगा मान लीजिए मादा के लिए। या फिर आप इसे डिफरेंट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम रिजल्ट आएगा। इसे हम फीमेल मान लेते हैं, इसे मेल मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पहला बॉक्स है, इस पहले बॉक्स मतलब यहाँ इसका क्रॉस इसके साथ, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इस तरह से लास्ट तक करना है। तो हर खाने में हमें इसी तरह करना है। तो जैसे मैं पहले को दिखा दे रहा हूँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड परीक्षाओं में, साथ ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो इस वजह से आप इसे अगर एक बार समझ लेंगे तो बाद में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप अपने से बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम अगर क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R जो है बस वही हमें लिख देना है। तो यहाँ पे हम कैपिटल Y यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिखा, तो दोनों Y को एक साथ लिख दिए, दोनों R को एक साथ लिख दिए। फिर उसके बाद इस खाने की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल Y हो जाएगा। अब ये जो R है, R क्या है, एक बड़ा है तो उसको पहले, छोटे वाले को बाद में। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो कैपिटल Y पहले लिखेंगे, स्मॉल y बाद में लिख देंगे, और उसके बाद दोनों R बड़ा है तो दोनों को लिख दिया हमने। लास्ट वाले में देखेंगे तो कैपिटल Y आएगा, स्मॉल y, उसके बाद कैपिटल R लिखेंगे और स्मॉल r लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे खाने को भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो ये क्या आएगा, कैपिटल Y आएगा, कैपिटल Y आएगा, उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r आ जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, नहीं
यहाँ थोड़ा देखिए मिस्टेक हो गया, तो हाँ सही है, सही है। तो यहाँ पे ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई आएगा, दोनों आर स्मॉल लेटर में है तो दोनों को हमने स्मॉल लेटर में नोट कर दिया। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसमें देखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा, स्मॉल वाई आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा। ओके, लास्ट वाले में देखते हैं, इसमें क्या आता है, कैपिटल वाई और उसके बाद स्मॉल वाई आएगा और फिर आएगा उसके बाद स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले बॉक्स में देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो कैपिटल वाई आ जाएगा, स्मॉल वाई आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा। इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल वाई आएगा और उसके बाद स्मॉल आया। तो यही इन दोनों का इस तरह से आपको केवल क्रॉस कराना है। तो यहाँ पे इसमें भी इसी तरह से कराना है। तो जो पहले कैपिटल लेटर में उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर दोनों स्मॉल लेटर में है दोनों के स्मॉल लिख देंगे, दोनों कैपिटल है दोनों कैपिटल, तो जैसा भी रहेगा। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम कैपिटल लेटर में आर लिखेंगे, फिर स्मॉल लेटर में आर लिखेंगे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर हमें दिख रहा है। इस बॉक्स में देखेंगे तो दोनों वाई क्या है, स्मॉल लेटर में दिख रहा है और दोनों आर कैपिटल लेटर में दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों आर को हम कैपिटल लेटर में नोट कर दिए। इस वाले बॉक्स में देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों वाई हमें स्मॉल लेटर में दिख रहा है और उसके बाद जो आर है एक कैपिटल है तो दूसरा स्मॉल लेटर में है। फिर उसके बाद लास्ट वाले बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें चेक करेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और उसके बाद है स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके बाद इसमें चेक करिए तो यहाँ दोनों वाई स्मॉल लेटर में है तो वाई स्मॉल लेटर में हो गया और उसके बाद आर एक बड़ा है दूसरा छोटा है और लास्ट वाले में सब कुछ क्या होगा, छोटा आएगा। इतना हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा, बहुत सरल है, इसे आप अपने से करा सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सॉरी, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर अगर हमें निकालना है तो वाई हमने आपको बताया था किसके लिए था, पीला के लिए, और स्मॉल वाई किसके लिए था, हरे के लिए। कैपिटल आर किसके लिए मिंडल यूज किए थे, गोल के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए यूज किए थे, झुर्रीदार अर्थात पिचके हुए के लिए ना, तो झुर्रीदार के लिए हो गया। अब इसी के आधार पे इसका हम नामकरण कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, कैपिटल वाई क्या है, पीले के लिए है, तो ये हो जाएगा पीला और उसके बाद इसमें लिख देंगे गोल। तो पहला जो बीज होगा वो कैसा होगा, पीला गोल होगा। इसमें देखेंगे तो ये भी क्या होगा, पीला होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हाइब्रिड है तो हाइब्रिड गोल है तो गोल लिखेंगे केवल, तो पीला गोल ये हो जाएगा। इसी तरह से ये भी पीला गोल होगा क्योंकि इसमें जो कैपिटल लेटर है उसी को केवल कंसीडर करेंगे, स्मॉल वाले को नहीं, तो पीला गोल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा, पीला गोल। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी क्या होगा, पीला होगा और गोल होगा। इसके बाद इसमें देखेंगे तो ये कैसा होगा, पीला होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों आर स्मॉल लेटर में है, अब इसे गोल नहीं लिखेंगे, तो दोनों कंडीशन में स्मॉल लेटर रहेगा तो लिखेंगे झुर्रीदार, तब ये हो जाएगा पीला झुर्रीदार। क्या हो जाएगा, पीला झुर्रीदार। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले वाले में, तो नेक्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा और उसके बाद गोल हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए ये भी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा और उसके बाद दोनों आर स्मॉल लेटर में है, तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, झुर्रीदार लिखेंगे, तब यहाँ पे हमने झुर्रीदार लिख दिया। उसके बाद इसमें देखिए ये भी कैसा आएगा, पीला और गोल आएगा, ये भी पीला गोल होगा। उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये वाला भी क्या होगा, पीला और गोल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो ये देखिए दोनों वाई स्मॉल लेटर में है तो ये हरा हो जाएगा और दोनों आर कैपिटल लेटर में है तो हरा गोल हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये भी कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा और गोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी कैसा होगा, पीला होगा प्लस गोल होगा। उसके साथ इसमें देखेंगे तो ये कैसा होगा, पीला होगा और झुर्रीदार होगा। ठीक, ये कैसा होगा, पीला झुर्रीदार। इसमें देखेंगे ये होगा कैसा, हरा होगा क्योंकि दोनों वाई स्मॉल लेटर में है
तो हरा हो जाएगा और गोल हो जाएगा। लास्ट वाले को देखते हैं, ये हो जाएगा हरा और झुर्रीदार, क्योंकि सब कुछ क्या है, स्मॉल लेटर में है। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर अगर निकालना है, इसका दृश्य रूप निकालना है। दृश्य रूप का मतलब कौन कैसा दिख रहा है, कितने कैरेक्टर कैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीला गोल की। तो अगर आप पीला गोल को काउंट करेंगे, पीला गोल, तो इसमें आप काउंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, उसके अलावा यहाँ पे 6, ये हुआ 7 8 और एक यहाँ पर हुआ 9। टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 9। इसी तरह से अगर हम देखेंगे जो पीला झुर्रीदार है, तो पीला झुर्रीदार को देख लेते हैं। तो पीला झुर्रीदार अगर आप काउंट करेंगे तो यह भी कितना आएगा, 3 आएगा। देख लीजिए, 1 हुआ पीला झुर्रीदार, उसके अलावा 2 हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 हुआ। ठीक है। इसी तरह से हरा गोल देखेंगे, हरा गोल, तो हरा गोल को अगर काउंट करेंगे तो आप 3 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी 1 2 और एक यहाँ 3। इस तरह से लास्ट वाले में देखेंगे क्या, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार या फिर पिचका हुआ, जो भी आप समझिए। तो यहाँ पे अगर आप इससे देखेंगे तो केवल 1 है लास्ट में। तो इस तरह से जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, द्विगुण संकरण का ये जो नियम है, जिसे हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, या फिर इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर कितना है, 9:3:3:1। ये इसका है फिनोटाइप, इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर। और अगर इसके हम जीनोटिपिक कैरेक्टर की बात करें, तो जीनोटिपिक कैरेक्टर थोड़ा इसे आप निकाल सकते हैं, बहुत सरल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसे काउंट करेंगे तो पीला गोल, ये प्योर कैरेक्टर जो पीला गोल वाला है केवल 1 है। यहाँ पे हरा गोल वाला भी कैरेक्टर केवल 1 है। तो इस तरह से आपको काउंट करेंगे तो ये टोटल जो आता है इसका जो जीनोटाइप होता है 1:2:2:4:1:2:1:1। तो कितना आएगा, 122 412 121। ये इसका है जीनोटिपिक कैरेक्टर। तो इसका ये जीनोटाइप है, इसका ये जीनोटाइप है, और ये इसका क्या है, इसका फिनोटाइप है। तो इस तरह से आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को काउंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इसका जीनोटाइप किस तरह से हम निकालते हैं, किस तरह से इसका जीनोटाइप चेक करते हैं, तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बाकायदा सबका जीनोटाइप और फिनोटाइप किस तरह से हम काउंट करते हैं उसमें देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।